हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के 101 प्रश्न जो कि आपके PYQ भी हैं, यानी कि जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप टारगेट कर रहे हो हरियाणा CET को, या फिर आप टारगेट कर रहे हो हरियाणा CET के बेस पर होने वाले मेंस के एग्ज़ाम को, तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी दूर होंगे। तो चलिए, इसकी PDF वगैरह सब अवेलेबल है। तो एक बार चलिए पहले इस पूरी लेक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बुनकरों का शहर कौन सा है? तो आपके पास ऐसे ही 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए, बुनकरों का शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका सोनीपत, पानीपत, करनाल या कैथल। यह 4 ऑप्शन है और इनमें से आपका जो राइट आंसर है वह है आपका पानीपत। तो पानीपत को हम बुनकरों का शहर बोलते हैं। इसके साथ साथ आप काफ़ी सारे एडिशनल क्वेश्चन भी करते चलेंगे। जैसे कि यदि मैं पानीपत की बात करता हूँ, तो पानीपत 1 नवंबर 1989 को हरियाणा का ज़िला बना था। इससे पहले हरियाणा ऑफिशियली नाम से नहीं जाना जाता था, डॉक्यूमेंटली यहाँ पर इसको रजिस्टर्ड किया गया था। देखिए, 1989 में यह बना, लेकिन 1-1.5 साल के बाद ही इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। पहले करनाल से इसको निकाला गया था और फिर करनाल में ही इसको मिला दिया गया। लेकिन 1991-92 में क्या हुआ, इसको दोबारा से हरियाणा का ज़िला बनाया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र, यानी कि एक ही वो कौन सा ज़िला है जो 2 बार जिसको ज़िला बनाया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा पानीपत। पानीपत की ओर बात करें तो पानीपत को पणप्रस्थ भी कहा जाता था। पणप्रस्थ, पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें पानीपत भी एक था। पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इसके अंदर, पानीपत के अंदर, आप सबको पता है कि पानीपत की 3 फेमस लड़ाइयाँ हुई हैं। तो 3 की 3 यहाँ पर हुई हैं। कहाँ पर? पानीपत में। इस बात का भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और भी वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काबुली बाग भी आपका कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ पर है ये? यह है आपका NH 44 पर। NH 44 पर है आपका पानीपत। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया था एक बार, लेकिन वह काफ़ी पहले पूछा गया था। अगला प्रश्न, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1966 को जब हम पंजाब से अलग हुए थे, तो उसी दिन को हम हरियाणा दिवस मनाते हैं। 1/11/1966 को हम अलग हुए थे। किससे अलग हुए थे? पंजाब से। ठीक है, जो जितना हमारे पास उस टाइम पर हिस्सा था, तो उसमें से एरिया था, तो उसमें से हमें 34 पॉइंट कुछ प्रतिशत हिस्सा हरियाणा को दिया गया था और 65 दशमलव कुछ हिस्सा पंजाब के पास चला गया था। यदि मैं बात करता हूँ और क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हमें मिला 44,212 वर्ग किलोमीटर और आज भी उतना ही क्षेत्र हमारे पास है। हाँ, उस टाइम पर 1966 में जब हम पंजाब से अलग हुए, उस समय पर हमारे पास थे 7 ज़िले, जो आज बढ़कर वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 22 ज़िले। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2025 तक, क्योंकि अभी कुछ ज़िले और भी इसमें बढ़ने वाले हैं। तो जो 7 ज़िले थे उनकी एक प्यारी सी ट्रिक है, घर जम्मू कश्मीर में, यानी कि JKM। बस जिस भी दोस्त ने इस ट्रिक को याद कर लिया उसके वो 7 ज़िले याद हो गए। G गुरुग्राम, H हिसार, A अम्बाला, R रोहतक, J जींद, K करनाल और M महेंद्रगढ़। तो यह 7 ज़िले थे। अब कितने हो चुके हैं? 22। 2011 की जो सेंसिस हैं, जो जनसंख्या का जो डाटा है, ऑल ओवर जो डाटा है 2011 का जो जनगणना है, तो उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में 21 ज़िले हैं और अभी कितने हैं? 22। तो 22वां कौन सा बना आपका? चरखी दादरी बना। कब बना था प्यारे दोस्तों? 2016 में। इसको किससे अलग किया गया था? इसको अलग किया गया था भिवानी से। ठीक है, भिवानी से इसको अलग किया गया था। और भिवानी को किससे अलग किया गया था? प्रश्न यह भी आ सकता है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। हिसार से अलग किया गया था भिवानी को। अब भिवानी में से निकाल दिया गया चरखी दादरी। ओके, हिसार कब बना था आपका? हिसार 1 नवंबर 1966 को, है ना, GHAR, तो उसमें हिसार है। और उस टाइम पर जो 7 ज़िले बने थे हरियाणा के, तो उनमें हिसार सबसे बड़ा था एरिया की यदि मैं बात करता हूँ, और जींद सबसे छोटा था।
लेकिन 2011 के जो सेंसिस है उसके अकॉर्डिंग सिरसा सबसे बड़ा है, ओके, और फरीदाबाद सबसे छोटा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एरिया की, ओके। तो इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, काला तीतर। देखिए, यदि पूछ ले हरियाणा का राजकीय पशु, एक है आपका पक्षी, दोनों में आपको एक वर्ड तो याद ही कर लेना है, काला काला, ठीक है। अच्छा, अब देखिए काला, अब बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर तीतर हम याद नहीं कर पाते। भाई तीतर को आप इतना तो याद कर सकते हैं कि तीतर उड़ता है, तो पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं तीतर। और दूसरा क्या बच गया, हिरण, तो काला हिरण यानी कि ब्लैक बक, यह हो गया आपका काला हिरण, ठीक है। और यह क्या हो गया, काला तीतर पक्षी, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, राजकीय ना। और भी कुछ चीज़ें हैं हमारी राजकीय, जैसे कि राजकीय मिठाई हरियाणा की, तो वह क्या रहेगी आपकी, लड्डू, ठीक है। और भारत की क्या रहेगी राजकीय मिठाई, वह रहेगी आपकी जलेबी। लेकिन जलेबी कहाँ की फेमस है, हरियाणा के अंदर गोहाना की, ठीक है, गोहाना की जलेबी कहाँ की फेमस है, गोहाना की, ओके। और जो पूंडरी है, कैथल में आता है ये, इसकी फिरनी फेमस है। अब लगभग हरियाणा में तो फिरनी सबको पता है ही है, लेकिन हरियाणा का कल्चर है ये फिरनी, बाहर का कल्चर नहीं है। हरियाणा के लगते प्रदेशों का तो है थोड़ा बहुत, जैसे कि दिल्ली के अंदर भी है, इस तरफ चंडीगढ़ के अंदर भी है, साउथ की तरफ ये फिरनी वगैरह नहीं है। तो बल्कि हरियाणा के लगते लगते और भी राज्यों में फिरनी बहुत कम है। तो फिरनी एक मिठाई है, आपको पता ही है, जो कि पुंडरी की फेमस है। पोशाक पूछ ले कि हरियाणा की राजकीय पोशाक क्या है, तो धोती, धोती कुर्ता। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इनको साथ साथ राइट डाउन कर सकते हो आप, धोती कुर्ता और दामन, ठीक है। आपको पीडीएफ के अंदर ये सब तो मिल जाएंगे 101 प्रश्न, लेकिन जो एडिशनल करा रहा हूँ वो नहीं मिले। तो बेटर है कि आप एक बार वीडियो को देख लो और साथ साथ आप याद भी करते चलो, ठीक है। चलिए, हाँ, और अगला प्रश्न, तिलियार नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है, किस मतलब कि किस ज़िले में है, तो आपका ये है रहा आपका रोहतक, ठीक है। रोहतक के अंदर है क्या, तिलियार नामक पर्यटक स्थल। अच्छा, रोहतक में आपका जो तिलियार है, तिलियार लेक भी आ सकता है आपको, तिलियार झील भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ तिलियार में आपका मैना, मैना नहीं, हाँ, नूरंग शायद महम में है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को, रोहतक की, GHAR, तो उसमें आर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोहतक को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। रोहतक हरियाणा का, रोहतक को किसी भी अन्य राज्य की सीमा नहीं छूती है, तो रोहतक हो गया, पहले था ये एक, अब हो गया दूसरा चरखी दादरी। तो हरियाणा के ऐसे 2 ज़िले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। रोहतक के अंदर हरियाणा का जो पहला स्कूल था 1926-27 में, कॉलेज, सॉरी स्कूल नहीं कॉलेज, 1926-27 में पंडित नेगीराम करके कॉलेज की स्थापना हुई थी। हरियाणा का पहला कॉलेज था वो, कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है, पावर हाउस एक नामक जगह है, तो वहाँ पर है ये, ओके। और रोहतक में क्या फेमस है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के थे आपके कौन, चौधरी छोटू राम, चौधरी छोटू राम, ठीक है। इस प्रकार से जब भी एक प्रश्न आता है उसके साथ साथ काफ़ी और भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, ऑफिस नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है, तो उछाणा। देखिए, उछाणा आता है आपका करनाल के अंदर, और एक है आपका उचाना, उचाना आता है आपका डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर, तो दोनों में फ़र्क है। उचाना कहाँ पर है आपका, करनाल के अंदर। करनाल की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को, और जींद की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को होती है। बात आती है करनाल की, तो करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। लिबर्टी शूज यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में बनाए जाते हैं, करनाल, ठीक है। करनाल को पहले करनाल को CM सिटी कहा जाता था, क्योंकि खट्टर साहब यहीं से विधायक का चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। लेकिन अब CM सिटी कौन सा हो चुका है, इसका लगता ज़िला कौन सा, कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ से नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के 11वें नंबर के CM हैं, दूसरी बार ये बने हैं और 15वीं विधानसभा के लिए इनको
चुना गया है। यह तीनों के तीन इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब, मांझी साहिब भी मिल सकता है और मंजी साहिब भी कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? कैथल के अंदर है। ओके, अच्छा यदि आपसे पूछ ले कि धर्मनगरी, तो धर्मनगरी रहेगी आपकी कुरुक्षेत्र, ठीक है। और आपका सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर होंगे? अम्बाला के अंदर, लेकिन गुरुद्वारों को शहर आपका बोलेंगे किसको? कैथल को, ठीक है। यह तीन अलग अलग डेटा है, इसको आप राइट डाउन कर लो। अब बात आती है मंजी साहिब की, कहाँ पर है ये? कैथल। कैथल की स्थापना होती है आपकी 1 नवंबर 1989 को, और कैथल के साथ 3 और ज़िले यानी कैथल को मिलाकर 4 ज़िलों की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1989 को। आपसे डायरेक्टली प्रश्न आ सकता है कि 1 नवंबर को बनने वाले कितने ज़िले हो गए? तो 7 तो 1 नवंबर 1966 को, और 4 ये दोनों को जोड़ दो तो 1 नवंबर को हरियाणा के अंदर 11 ज़िले बने हैं। लेकिन 1 नवंबर 1966 को 7 ज़िले और 1 नवंबर 1989 को 4 ज़िले। जब भी कैथल का नाम आए तो आपको याद रख लेना है कि कैथल को सबसे पहले तो हनुमान नगरी बोला जाता है। हनुमान वाटिका भी यहाँ पर है कैथल बस स्टैंड के सामने, ठीक है। और कैथल के अंदर नवग्रह कुंड थे, नवग्रह 9 ग्रह, ठीक है। तो 9 कुंड थे ये, लेकिन अब लगभग 4 विलुप्त हो चुके हैं और 5 अभी वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। यह भी कैथल के अंदर है। कैथल के अंदर एक मेला लगता है, किसका? बाबा फलग ऋषि का, बाबा फलग ऋषि का मेला फल्गु भी इसको बोलते हैं। और कहाँ पर है ये? फरल गांव है एक। पुंडरी से जब कुरुक्षेत्र रोड पर जाते हैं तो पहला ही गांव है लगभग ऑन दी रोड, तो वहाँ पर आपका एक मेला लगता है। यह लास्ट टाइम लगा था 2018 में, अब लगेगा 2027 में। 18 से पहले 15 में और 15 से पहले 12 में यह मेला लगा था। किसका? फल्गु, बाबा फल्गु या फरल ऋषि इसको बोलते हैं। एक है आपका बाबा लदाना, तो यह मेला भी आपका डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर लगता है और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पब्लिक पहुँचने का कार्य करती है। इसके आपने एक नाम जरूर सुना होगा, पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया बेगम सुल्तान, जो कि लगभग एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासिका जिसका मकबरा या जिसकी कब्र चिनवाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी। तो यह पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन? रजिया बेगम सुल्तान। इन्होंने क्या किया था? 1236 में ये गद्दी पर बैठी और 1240 में यह अपने पति अल्तुनिया के साथ इसकी और इसके पति दोनों की, इसके भाइयों के द्वारा और उनके दोस्तों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसका मकबरा भी कैथल में ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों का, देखिए नवग्रह कुंड अभी मैंने बताया, इससे पहला प्रश्न आपका कैथल रहेगा। तो इस प्रकार से आपके काफ़ी प्रश्न आपको इजी लगेंगे फिर यदि एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो। कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के पास निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ब्रह्म सरोवर है जी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। धर्मनगरी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहीं पर गीता का उपदेश दिया गया, गीता का सार दिया गया। किसको? अर्जुन को। ज्योतिसर नामक एक स्थान है, ज्योतिसर अब तो ये गांव में तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो ज्योतिसर एक गांव है पेहवा रोड पर, और पहला ही गांव है ये ऑन द रोड। और ज्योतिसर गांव में या ज्योतिसर नामक जगह पर एक वृक्ष के नीचे क्या किया गया था? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। तो धर्मनगरी है, ब्रह्म सरोवर यहाँ पर है, और चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है ये, ठीक है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, जो लोग नहीं आए बता देता हूँ एक बार। देखिए यह है पानी है इसके अंदर, और जो मैंने बीच में जगह छोड़ दी यह है आपका रास्ता, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर तैयार करके बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा सरोवर है ये। जो मैं ये ब्लू कलर कर रहा हूँ यह है आपका पूरा पानी, ठीक है। और जो इसके साइड में जगह है बच जाती है, जो प्लेस बच जाता है, यह क्या हो जाता है आपका? ये वाला, यह चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। ये वाला चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बिड़ला मंदिर यहीं पर है। इसके बाद हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है, जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे के अगले दिन मेला लगता है? देखिए दशहरे से अगले दिन मेला लगता है, तो यह कौन सा है? बाबा लदाना, जिसके ऊपर मैंने अभी बात की थी, लेकिन वो माइंड से बात स्लिप हो गई थी कि किस दिन मेला लगता है। तो बाबा लदाना जो एक गांव है
अब तो गांव में कन्वर्ट हो चुका है, पूरा लदाना गांव बन चुका है हरियाणा का ये कैथल डिस्ट्रिक्ट का। तो क्या होता है, जब भी दशहरा होता है, विजयदशमी को दशहरा होता है, तो इससे अगले दिन, दशहरे से अगले दिन यहाँ पर धोख लगती है, पूजा होती है, मेला लगता है बाबा लदाना का। चलिए अगला प्रश्न, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में है। राजघाट कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चली हुई है? तो 15वीं विधानसभा चली हुई है। यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न बनते हैं। एक तो कौन सी विधानसभा? 15वीं। ठीक है। अच्छा, जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वह किस विधानसभा के लिए? तो भाई 15वीं चल रही है, तो 15वीं के लिए ही बने होंगे। ठीक है। कौन से नंबर के? वो 11वें नंबर के अभी सीएम बने हैं, यानी मुख्यमंत्री बने हैं। ओके। और दूसरी बार वो, यानी सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार करनाल से चुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन भी था। अभी आई थिंक 55 क्रॉस कर चुके हैं वो। ठीक है। तो करनाल से पहली बार चुनाव लड़ा, और दूसरी बार चुनाव कहाँ से लड़ा? कुरुक्षेत्र जिला, कुरुक्षेत्र जिला का एक लाडवा विधानसभा सीट है, तो वहाँ से वो चुनाव जीते। और इसी वजह से अब लाडवा को क्या बोला जाएगा? लाडवा को सीएम सिटी बोला जाएगा, और कुरुक्षेत्र को सीएम डिस्ट्रिक्ट बोला जाएगा। तो दूसरी बार वो सीएम बने हैं 11वें नंबर के, यानी कि इससे पहले 10 हरियाणा के अंदर सीएम हो चुके हैं। चलिए फटाफट से उनका भी एक बार आपको नाम बता देता हूँ। 11वां को तो आपको पता चल ही गया, नायब सिंह सैनी। ठीक है। इससे पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। तो वो कौन से थे आपके? 10वें। और 9वें कौन से थे आपके? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 8वें कौन से थे आपके? ये जिनकी अभी डेथ हुई है, चौटाला साहब। ठीक है, ओपी चौटाला। ठीक है। तो यह आपको मिनिमम याद रखना है, ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, इनके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। हरियाणा के अंदर 3 लाल हुए हैं। देखिए, पहले गाया भजन, अब पहले भजन नहीं गाएंगे, पहले बजाएंगे बंसी। ठीक है। पहले बंसी बजाई, फिर भजन गाया, और फिर देवी प्रकट हो गई, यानी कि बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल। ये थे तीसरा चौथा 5वां। पहला आपको वैसे भी सबको पता होगा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा था। दूसरा बताइए, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। और तीसरा चौथा 5वां ये हो गया। तो 5 सीएम ये हो गए, 3 ये, 4 ये, तो 9 तो आपने वैसे ही याद कर लिए 11 में से। तो इस प्रकार से काफ़ी इजी डेटा हो जाता है। 15वीं विधानसभा चली हुई है। हमारा मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा मुख्यालय है चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ हमारी और पंजाब, यानी हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। कब इसको बनाया गया था? 1966 में दोनों की संयुक्त राजधानी इसको बना दिया गया था। हमारा जो ऑफिशियली डेटा है, जो ऑफिशियली वर्क है, वैसे तो पंचकूला में होता है, जैसे HSSC, HPSC, जो तमाम प्रकार के ऑफिस हैं हमारे, या हेडक्वार्टर हैं, वो पंचकूला के अंदर हैं। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर हमारी हाई कोर्ट है और हमारी राजधानी भी है, तो इस वजह से भी चंडीगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा विधानसभा का कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ के अंदर है। प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से थोड़ा सा जोर देके आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1937 में हुई थी। और कहाँ पर है ये? भिवानी में। नाम के आगे ही आ गया। यह क्या करती है? यह मिल देश की प्रमुख रेडीमेड वस्त्र बनाने वाली कंपनियों को कपड़े का आपूर्ति करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भिवानी। जब भी नाम आया आपको पता होना चाहिए कि भिवानी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। ठीक है। डेट क्या थी एग्जैक्टली? 22 जनवरी 1972। 2 जिले बने थे, एक तो भिवानी और एक सोनीपत। भिवानी निकाला गया था हिसार से 1972 में, और इसमें से 2016 में भी भिवानी में से आगे चरखी दादरी को निकाल दिया गया। और चरखी दादरी के अंदर केवल 2 ही विधानसभा की सीट है, और पंचकूला के अंदर भी केवल 2 ही विधानसभा की सीट है। और चरखी दादरी क्या है? लगभग आपका उस तरफ कुछ ही दूरी के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है? आपका राजस्थान। लेकिन चरखी दादरी और रोहतक, यह 2 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते। राज्यों के साथ बोल रहा हूँ मैं, ना कि जिलों के साथ। अगला प्रश्न, रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था। यह एक योजन वर्ड होता था पहले। तो यह हमें सूचना किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो एक दिव्यदान ग्रंथ है, और यह प्रश्न रिपीटेड है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिया गया है।
अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। अब इसके कुछ पॉइंट भी हैं, देखिए कहाँ पर है, पिंजौर के अंदर है। पिंजौर कहाँ पर है आपका? PKL यानी कि पंचकूला के अंदर है, ठीक है। पिंजौर और कालका दो फेमस स्थान हैं कहाँ के? आपके पंचकूला के। तो पिंजौर गार्डन भी मिल सकता है, यादवेंद्र गार्डन भी मिल सकता है आपको, और मुगल गार्डन भी मिल सकता है। यादवेंद्र ने ही इसको बनाया था। आगे देख आपको लिखा हुआ मिलेगा यहीं पर। इस गार्डन को उत्तर भारत का नंदवंदन भी कहा जाता है। तो मतलब यह है कि यह जो गार्डन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलग अलग नाम भी हैं। इस गार्डन का नाम पटियाला रियासत के महाराजा यादवेंद्र उनका नाम था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के वास्तुकार फिदाई खान ने इस गार्डन को बनाने का कार्य किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, इसको हम मौखिक रूप से पिंजौर गार्डन के नाम से जानते हैं। तो यादवेंद्र गार्डन इसका रियल नेम है, और उसको मुगल गार्डन भी कहा जाता है, और इसको उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का नंदवंदन भी कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। PDF वगैरह आपको सब कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष की उम्र यदि आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपकी एक एज क्राइटेरिया होता है उसको आप कवर कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं MLA, ठीक है। MLA बनने के लिए आपके 25 साल का आपको होना ज़रूरी है। यदि आपसे पूछ ले कि CM बनने के लिए यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो भाई उसको भी आपको 25 साल का ही होना ज़रूरी है, क्योंकि एक MLA ही CM बनता है, ओके। यदि आपसे पूछ ले कि सर देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र, तो उसके लिए भी मेरे भाई 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। यदि आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो भी आपकी 25 साल ही होनी चाहिए। तो 4 डेटा है 25 का, इसको याद कर लो। इसके बाद यदि पूछ ले कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल, 25 नहीं 30 साल। यदि आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति बनने के लिए, तब आपको 35 साल का होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए भी आपको 35 साल का होना अनिवार्य है। यदि मैं बात करूँ कि वोट डालने के लिए, तो वोट डालने के लिए जस्ट आपको 18 साल का होना ज़रूरी है। और गांव का मुखिया या फिर गांव का सरपंच बनने के लिए आपको 21 साल का 21 ईयर्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। ये आ गया अगला प्रश्न कि गांव का सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की उम्र 21 साल आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। चलिए, यह तो वैसे मैंने करवा भी दिया। अगला प्रश्न, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी मैंने इस प्रश्न को करवाया है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। तो 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तो उस टाइम पर हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित थी? आरक्षित वर्ग तो 10 थी। अब देखिए, जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हो जाता है, तो उस टाइम पर हरियाणा को कुल 54 सीटें बांटी गई थी। मतलब पूरे हरियाणा को 54 सीटों में कवर कर लिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों विधानसभा की, ठीक है। तो इन 54 सीटों में से 10 सीटें आपकी आरक्षित थी, ठीक है। इसके बाद इससे ही अगले साल इन सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया गया, और ये 10 वाली 15 हो गई। इसके बाद 1977 में यानी ठीक 10 साल के बाद इसको 90 कर दिया गया, और इसको 17 कर दिया गया। तो यह कुछ डेटा है 3 प्रकार की सीटें कि 1966 में 54 सीट थी टोटल, जिसमें से 10 सीटें आरक्षित थी। अगले ही साल 1967 में सीट हो गई 81 और आरक्षित हो गई आपकी 15। 1977 में सीट हो गई 90 और आरक्षित हो गई आपकी 17। तो कुछ डेटा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना काफ़ी ज़रूरी है। यदि मैं बात करता हूँ इसी में कि इन्हीं में, चलिए आगे करूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे प्रश्न दे ही दिया होगा कि हरियाणा में कितने ज़िलों में एक भी आरक्षित सीट नहीं है। तो हरियाणा के अंदर कितने ज़िले हैं? 22। तो अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, बाद में यदि आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि और भी बढ़ गए होंगे। तो 22 में से 17 जिलों में तो आरक्षित सीटें हैं एक एक, ठीक है, लेकिन 5 जिलों में अभी तक एक भी आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है। तो जिसमें से 2 जिले तो हमारे, एक तो नया जिला जो बना चरखी दादरी और एक पंचकूला, तो इनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। तो क्या होता है
कि इसी वजह से 5 और 17 दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 22 देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था ऊपर आपकी विधानसभा के बारे में। यदि मैं आपसे पूछ लूँ अब लोकसभा के बारे में, लोकसभा की हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं? 10। ठीक है, आरक्षित कितनी है? 2 सीटें। कौन कौन सी? एक अम्बाला और दूसरी सिरसा। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जा सकते हैं? 5 सदस्य। तो 10 और 5 का दोनों का आपको डेटा पता होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अभी 2026 में क्या होगा? परिसमन होगा। ठीक है, परिसमन में क्या होता है? क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सीटों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी नए ज़िले बन जाते हैं, तहसीलें बन जाती हैं। तो इसी वजह से अब क्या होगा? सीटों की संख्या बढ़ाई जाएंगी। अभी हरियाणा के अंदर विधानसभा की है 90 सीटें, तो 120 के पास जाने वाली हैं। 117 से 120 तक का डेटा सामने आ रहा है, तो इतनी सीटें हो जाएंगी। पंजाब में कितनी है? 117 के आसपास सीटें हैं। यदि मैं बात करता हूँ लोकसभा की, अभी 10, राज्यसभा के सदस्य 5, तो यह 13 सीटें हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें अभी 2 हैं आरक्षित की, तो आरक्षित 3 हो सकते हैं। तो यह सीटें भी आपकी 5 से बढ़कर आपकी 7 से 8 सीटें हो सकती हैं। 7 ही होंगी वैसे तो। चलिए, हरियाणा विधानसभा के लिए एकमात्र जिला जिसके नाम पर आरक्षित सीट नहीं है, तो झज्जर। मैंने बात की थी कि 22 ज़िले हैं अभी हरियाणा के अंदर, 22 में से 17 ज़िलों में एक एक विधानसभा सीट है। तो उन 17 ज़िलों में से 16 ज़िलों में प्यारे दोस्तों खुद के नाम पर विधानसभा सीट है। लेकिन झज्जर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा ज़िला है जिसमें एक भी मतलब खुद के नाम पर विधानसभा सीट, आरक्षित सीट नहीं है। वैसे इसके अंदर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं शायद यहाँ पर रोंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि सीट है, मतलब आरक्षित सीट है। मैंने भी अभी ध्यान दिया, दोबारा से करते हैं कि 22 ज़िले हैं हरियाणा के अंदर, 22 में से 17 ज़िलों में आरक्षित सीटें हैं। तो 17 में से 16 ज़िलों के नाम पर आरक्षित सीट है। ठीक है, तो एक ज़िला मतलब 16 ज़िलों के नाम पर आरक्षित सीट नहीं है, तो एक ज़िला ऐसा है जिसके नाम पर आरक्षित सीट है, तो वह है झज्जर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर ज़िला। इस पे से गीता बुग्गल जी चुनाव लड़ती थी, तो आपको पता है ही है, और यह एक आरक्षित सीट है। तो समझ गए क्या? दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजिंग नहीं चाहिए। तो 22 ज़िले हैं, 22 में से 17 ज़िलों में हरियाणा में आरक्षित सीट हैं। ठीक है, कुल सीट 90, 90 में से 17 आरक्षित सीट। अच्छा, आरक्षित का क्या मतलब होता है? आरक्षित का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि यहाँ से जो जनरल कैटेगरी के जो भी साथी हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन सीटों को आरक्षण दे दिया गया है, मतलब कि आरक्षित कर दी गई हैं। तो सर इससे कौन चुनाव लड़ सकता है? एससी, शेड्यूल कास्ट के लोग इससे चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या सर जो बाकी की सीटें बच गई उससे एससी कैटेगरी के चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं भाई, वो वहाँ से भी लड़ सकते हैं। मतलब कि एससी कैटेगरी वाले लोग 90 जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, जो लेकिन जो जनरल वाले हैं वो इन 17 सीटों पर जनरल का कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकता, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, चलिए, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, करंट का प्रश्न है मीनाक्षी चौधरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एक और करंट का प्रश्न आ गया अभी हाल ही में, BSEH यानी बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ठीक है, का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर पवन कुमार को नियुक्त किया गया है। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए भाई, 10वीं और 12वीं की काफ़ी कठिन परीक्षा माना जाता है, क्योंकि बोलता है कि इसके बोर्ड आ रहे हैं, इसके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। तो जो भी बच्चा यदि बोर्ड में भी फेल होगा तो उसको तो भाई बजरंग बली यानी कि पवन पुत्र हनुमान ही क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। इस प्रकार से याद रखने की कोशिश किया करो। डॉक्टर जसबीर के अनुसार, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल ट्रिपल मार्क कर लो इस पर, हरियाणा कृषि के कितने भाग हैं? तो 8 भागों में बांटा है डॉक्टर जसबीर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली नाम भी दे सकता है या एग्जामिनर यह दे सकता है कि किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार कृषि को 8 भागों में बांटा गया है। तो दोनों प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न आपको दे सकता है। अच्छा, देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर कहाँ पर है? तो जयंतपाली में है, और जयंतपाली कहाँ पर है आपका? महेंद्रगढ़। अच्छा, 2-3 प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल ध्यान से करना। ठीक है, एक तो यही हो गया कि देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर, ठीक है, कहाँ पर है? जयंतपाली, महेंद्रगढ़। दूसरा प्रश्न यही सेम बनता है कि
जो जयंतपाली है हरियाणा के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही है अभी, वह कहाँ पर है, जयंतपाली। और जयंतपाली कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। तो दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर आ रहा है, उसका आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है, जयंतपाली में, महेंद्रगढ़ में। और यदि मैं बात करूं, जब यूनिवर्सिटी के नाम आता है तब आपको ध्यान देना कि हरियाणा के अंदर प्रथम जो यूनिवर्सिटी थी 1956 में उसकी नेम रखी गई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक, इसके 20 साल के बाद 1976 में बन गई थी आपकी MDU। और इसी 1976 में आपका रोहतक के अंदर ही आकाशवाणी केंद्र की भी स्थापना हुई थी। आकाशवाणी केंद्र अभी हाल फिलहाल कितने हैं हरियाणा के अंदर, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। एक तो आपका रोहतक के अंदर, ठीक है, 1976 में, और दूसरा आपका, एक आपका कुरुक्षेत्र में, और तीसरा आपका आई थिंक हिसार में है, या हाँ हिसार में एकमात्र आपका दूरदर्शन केंद्र भी था, जिसको अब तो दूरदर्शन केंद्र खैर वो नहीं है, लेकिन एकमात्र था। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। बात करते हैं देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर। यहीं से आपका आ सकता है प्रश्न कि हरियाणा के अंदर कितने चिड़ियाघर हैं। तो 3 चिड़ियाघर हैं, और 3 ही हैं आपके आकाशवाणी के अंदर, और 3 ही हैं हरियाणा के अंदर लाल। ठीक है, 3 लाल हैं हरियाणा के। कौन कौन से, आपका बंसीलाल, आपका भजनलाल, और आपका देवीलाल। या कौन कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये 3रे, 4थे, 5वें। यह भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका जो 3 चिड़ियाघर है वह कहाँ कहाँ पर है, तो वह है कहाँ पर बताइए आपका, तो वह है आपका रोहतक के अंदर, भिवानी के अंदर, और पीपली के अंदर। पीपली कहाँ पर, आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आकाशवाणी के अंदर मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों एक प्रश्न के साथ आपके काफ़ी प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। 101 प्रश्न तो मैंने जस्ट वैसे नाम लिख दिया, क्योंकि यहाँ से आपके एक्चुअल में 500 के आसपास प्रश्न हो ही जाएंगे। देश में अब तक कितने प्रकार के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी, मतलब अब तो 21 प्रकार के जो दिव्यांग हैं उनको अब पेंशन दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देश का कौन सा पहला राज्य है जिसमें हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया गया। तो यह प्रश्न वैसे हरियाणा का तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको इसी वजह से डलवा दिया क्योंकि करंट का प्रश्न है। तो देश में ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया गया, तो वह है प्यारे दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आपका, हरियाणा में सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो फरीदाबाद। अभी आयोजन इसका कंप्लीट हुआ है, और 1987 में यह शुरू हुआ था, और अभी कितना है 2025। तो जस्ट 2001 बार ही 2021 में ड्यू टू कोविड के कारण यहाँ इसका आयोजन नहीं हुआ था। बाकी हर साल यह है इसका आयोजन होता है। कौन से महीने में, फरवरी के महीने में होता है इसका आयोजन, और लगभग 1 से 5 फरवरी से यह शुरू हो जाता है। कभी कभार 2 फरवरी से भी शुरू हो जाता है, कभी कभी 5-6 के आसपास से शुरू हो जाता है ये। और कहाँ पर होता है, फरीदाबाद के अंदर। अच्छा, 1987 में शुरू हुआ था, और 1987 की आप डेट याद कर लीजिए। इसी डेट पर, मतलब इसी साल में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना हुई थी, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। 3 मंजिला है ये, और इसके सामने है थीम पार्क, जिसका भी नाम चेंज कर दिया गया, केशव पार्क इसका नाम रख दिया गया है। फरीदाबाद का जब भी नाम आपको ध्यान आए तो फरीदाबाद और फतेहाबाद 2 हमें एक जैसे लगते हैं, दोनों के दोनों, है ना। तो फरीदाबाद देखिए बड़ा कौन सा है, फरीदाबाद। फतेहाबाद छोटा है, तो पहले आएगा 1979। अभी दोनों को उल्टा दो, क्या बन गया 1997। तो 1979 पहले आया तो फरीदाबाद, और 1997 फतेहाबाद। फतेहाबाद के साथ एक और जिले की स्थापना हुई थी, झज्जर। दोनों के 15/7/1997 को स्थापना हुई थी। ओके, फरीदाबाद का जब भी आपको नाम ध्यान आता है तो ट्रैक्टर और बाइक लगभग देश का 50% यहीं से निकलता है, हरियाणा से ही। और इसमें भी खासकर आपका फरीदाबाद से उद्योग नगरी इसको बोला जाता है, बाबा फरीद की नगरी इसको बोला जाता है। और वही फरीदाबाद जो कि आपका जनसंख्या में हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है फरीदाबाद के अंदर, और सबसे कम एरिया है। अब देखिए जनसंख्या ज़्यादा हो गई और एरिया कम हो गया। देखिए यदि ये कमरे के अंदर कैपेसिटी है 50 लोगों की, यदि उसके अंदर 300 लोग ठूस दिए जाएं तो क्या होगा, बहुत कम स्पेस मिलेगा, है ना। तो वही कुछ ऐसा ही है। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं कि एरिया सबसे कम किसका है, फरीदाबाद। जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद, और जो यहाँ का 4442 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति एरिया है, वह भी कहाँ का है, आपका फरीदाबाद का। ठीक है,
ओके, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 2442 व्यक्ति फंसे पड़े रहते हैं। इस प्रकार से याद करने की कोशिश किया करो। और 1947 में यहाँ पर जब भारत आज़ाद हुआ उसी साल यहाँ पर एक झील, बड़खल झील का निर्माण भी हुआ था, वह भी आपका फरीदाबाद के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, 1966 में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मेहर सिंह थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसी साल 1966 में क्या हुआ था, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और हमें लगभग 34 पॉइंट कुछ प्रतिशत हिस्सा मिला और पंजाब को लगभग 65 दशमलव कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ था। हमें एरिया मिला 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि आज भी हमारे पास उतना ही एरिया है। 7 ज़िले थे, आज 22 ज़िले हैं। ठीक है। और जो हरियाणा राज्य है वह है पंजाब, राजस्थान, यूपी, यहाँ पर आ जाता है आपका दिल्ली, यहाँ पर आपका चंडीगढ़, यहाँ पर आपका हिमाचल, यहाँ पर आपका उत्तराखंड। ठीक है। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके राज्यों से इसकी सीमा लगती है और 2 आपकी यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। जो दिल्ली है उसको हम 3 तरफ से घेरते हैं। यहाँ पर है आपका दिल्ली। ठीक है। तो हम पूर्व की तरफ से नहीं घेरते, पूर्व की तरफ से आपका लगता है यूपी और बाकी पूर्व के अलावा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों तरफ से है हरियाणा। ठीक है। हरियाणा को दिल्ली 3 तरफ से घेरता है लेकिन 4 ज़िले लगते हैं। 4 ज़िले, फरीदाबाद, गुड़गांव, आपका झज्जर और आपका सोनीपत। ठीक है। रोहतक नहीं लगता। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या सर रोहतक दिल्ली को टच करता है? नहीं करता। ठीक है। जो दिल्ली है आपका, ठीक है, अच्छा यह है आपका दिल्ली। ठीक है। दिल्ली के आसपास कुछ एरिया को और मिलाकर एक एनसीआर, आपने वो बहुत बार वर्ड सुना होगा कि एनसीआर। ठीक है। तो एनसीआर एक एरिया है जिसमें दिल्ली भी आता है और दिल्ली के अलावा हरियाणा, हरियाणा के अलावा राजस्थान और आपका यूपी। तो इसमें यदि आप कुल ज़िले देखेंगे तो कुल ज़िले आते हैं एनसीआर के अंदर 24। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 24 ज़िले आते हैं। जो 24 में से 14 ज़िले आते हैं हरियाणा के और 8 ज़िले आते हैं यूपी के और 2 ज़िले आते हैं आपके राजस्थान के। तो 14 तो 16 और 8 24, तो 24 ज़िले इस प्रकार से बनते हैं। और इसको एनसीआर कब घोषित किया गया, मतलब जो दिल्ली है उसको एनसीआर, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, कब घोषित किया गया? 1991 में इसको घोषित कर दिया गया था, 1991 में। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए 91, इसको 91 को पकड़ लो। 2003 में क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उसमें क्या हुआ था, उसमें प्यारे दोस्तों आपका यह बोला गया था कि जितने भी कुल मंत्री होते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर मंत्री मतलब कि जो जितने भी एमएलए होते हैं, ठीक है, जैसे कि हरियाणा के अंदर 90 बनते हैं, इसमें बोला गया कि उसके सिर्फ 15%, ये मैंने परसेंट बना दिया, ठीक है, उसका केवल 15% ही, जो कि लगभग 13.5 निकल कर आएगा, यह बोला गया कि उसका केवल 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। अब यह मंत्रिमंडल कौन सा शब्द हो गया, देखिए पूरी एक सरकार होती है, जैसे कि अभी भाजपा यानी बीजेपी सरकार है, तो इसके कुछ लोग आपको हमेशा सुर्खियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका कोई शिक्षा मंत्री हो गया, कोई आपका परिवहन मंत्री हो गया, कोई आपका पीडब्ल्यूडी मंत्री हो गया, कोई आपका मुख्यमंत्री हो गया। तो यही कुछ 5, 7, 10 लोग हमें हमेशा बार बार सुर्खियों में देखने को मिलते हैं, जो बाकी के 70 से 75 लोगों का हमें पता ही नहीं होता। कुछ वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है उन लोगों को तो पता होगा, लेकिन सुर्खियों में नहीं रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यही आपके 15%, जो कि हरियाणा में 13.5 बनता है, तो 13.5 व्यक्ति नहीं हो सकते, तो इसी वजह से व्यक्ति कर दिए गए 14। तो यही 14 व्यक्ति आपके मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होंगे और उसी के अंदर यह शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी, गृह मंत्रालय, तो यह सभी चीज़ें होती हैं। यानी पूरी सरकार को अगला जितने भी टाइम है उनके पास सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ये हम क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है। चलिए, वर्तमान हरियाणा में कितने ज़िले हैं प्यारे दोस्तों? तो 22 ज़िले हैं वर्तमान में, लेकिन हम जब पंजाब से अलग हुए तब कितने थे? 1966 में 7 ज़िले थे, अब कितने हैं? 22 ज़िले। तो कितने ज़िले और बढ़ गए प्यारे दोस्तों? 15 ज़िलों का और निर्माण हुआ है। हरियाणा परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई? हम अलग कब हुए थे? 1966, तो उसी टाइम पे हो गई थी। और अभी परिवहन मंत्री कौन है बताइए? अभी परिवहन मंत्री है अनिल विज, जो कि अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। 7-8 बार वो विधायक बन चुके हैं। ठीक है। हरियाणा में नई परिवहन नीति कब लागू की गई? वह था
यह है 2017 में, लेकिन आपका परिवहन विभाग की स्थापना 1966 और जो नई नीति आई है वह है 2017 में। ठीक है, और 2017 में ही आपका कैरोसिन का तेल, जिसको आप मिट्टिया तेल बोलते हो या मिट्टी का तेल जो भी बोलते हो, वह बंद कर दिया गया था। और यहीं पर इसी साल आपकी जीएसटी भी लागू हो गई थी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका अम्बाला सबसे ज़्यादा है, आपका अम्बाला। लेकिन गुरुद्वारों की नगरी रहेगा भाई आपका कैथल। ठीक है, और वही अम्बाला जो कि आपका एक आरक्षित सीट है, किसके लिए? ध्यान रखिएगा, आपका लोकसभा के लिए। लोकसभा की 2 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, 10 में से 2 आपकी आरक्षित सीटें हैं, एक अम्बाला दूसरी सिरसा। यदि कैथल की बात करता हूँ तो 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी कैथल, जिसको आप हनुमान नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से किस शहर में नवोदय विश्वविद्यालय स्थित है? तो टिटाराम नहीं है, तितरम है, जो कि कैथल के अंदर है, ओडन सिरसा के अंदर और देवराला भिवानी के अंदर। तो इन तीनों में क्या है आपका नवोदय विश्वविद्यालय है। तो ग्रुप डी ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की गई? कब लागू की थी? हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? तो भाई इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो गलत दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका? डी दे दिया, जो कि आपका गलत है। लेकिन क्या किसी को पता है? कमेंट करके बताओ आप, नहीं फिर मैं वीडियो के लास्ट में खुद बताऊँगा। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा थे, कहाँ से थे वो और क्या थे वो? तो प्यारे दोस्तों, इन्हीं के नाम पर क्या बना है? पंडित नेकीराम शर्मा। यहाँ पर एक नेकीराम कॉलेज भी है, जो कि 1926-27 में बना था। 1944 के आसपास उसको यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल भी कर दिया गया था। तो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर थे। कहाँ से थे? क्या किसी को पता है? क्या रोहतक से थे? क्या जहाँ जो इनका जन्म स्थली था वो उस टाइम पे रोहतक में आता था? हो सकता है कि आज किसी और डिस्ट्रिक्ट में आता हो, कमेंट करके बताना। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान ज्योतिसर में दिया था, और अब ज्योतिसर एक गांव के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका कुरुक्षेत्र से जब हम पेहवा मार्ग पर जाते हैं तो पहला ही गांव है ऑन द रोड ज्योतिसर। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और वही गीता का उपदेश आज हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। यदि आप भी लाइफ में आपका मन भटकता है प्यारे दोस्तों, और आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ, या फिर मेरे से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, या लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि आज का युवा ऐसा हो चुका है कि खासकर जो एक सबसे बड़ा आज देखने को मिल रहा है, जो शादी ये बोलते हैं कि करूँ या ना करूँ, किस एज में करूँ, क्योंकि बहुत सारे 90% से आंकड़ा ऊपर जा चुका है प्यारे दोस्तों, कि लोग शादी होने से पहले भी खुश नहीं हैं और शादी होने के बाद भी खुश नहीं हैं। तो गीता का ज्ञान सुनो, गीता का उपदेश सुनो। लाइफ में क्या कुछ पाना है, क्या कुछ आपके टारगेट है, उसको किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है, तो गीता का ज्ञान सुनो। रिलेशन कैसे किस प्रकार से हमें रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर मैं मेरे साथ बहुत चीट हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं काफ़ी भोली हूं, या फिर इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं। तो इसके लिए भी आपको गीता का ज्ञान सुनना चाहिए। यदि आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ तो मिसिंग हो रहा है, सक्सेस वर्ड को आप काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि सबके लिए सक्सेस वर्ड की डेफिनेशन अलग अलग है, तो इसको तो आप रहने दो। यदि आप लाइफ में आपको लगता है कि सर कुछ तो मिसिंग है, तो भाई गीता का ज्ञान सुन लो। और इसको मैंने क्यों बोला काट दो, क्योंकि सक्सेस सबके लिए अलग अलग है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी पाना सक्सेस हो, कुछ लोगों के लिए इसको पाकर छोड़ना और फिर आगे बढ़ जाना वह सक्सेस हो, कुछ लोगों के लिए सरकारी नौकरी ना लगकर बिजनेस करना वह सक्सेस हो, कुछ लोगों के लिए खुद के दम पर चाहे वह थोड़ा सा ही आगे जा पाए वह करना सक्सेस हो। तो सक्सेस का एक सबके लिए क्राइटेरिया अलग है, आपके बैकग्राउंड, आपकी थिंकिंग, आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो कहाँ पर है ये? ज्योतिसर। और ज्योतिसर आपका ढांड मार्ग पर पेहवा जब हम जाते हैं तो पहला ही गाँव है। जो लोग दूर से हैं तो विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। कुरुक्षेत्र, और वही कुरुक्षेत्र बताइए जिसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 23/1/1973 को, ठीक है। और वही कुरुक्षेत्र जो कि आज आपका सीएम डिस्ट्रिक्ट है, और इसी में है आपका लाडवा, जिसको हम सीएम सिटी के नाम से जानते हैं। और कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जिसके नाम पर क्या है बताइए? विधानसभा सीट है या नहीं है? हाँ, सीट विधानसभा की इसके नाम पर नहीं है। बाकी जितने भी हमारे
डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम पर विधानसभा सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा सीट है। आपकी लाडवा, इस तरफ से आपकी थानेसर और इस तरफ से आपकी पेहवा और एक हो गया आपका शाहबाद। ठीक है, तो 4 सीटें हैं, यह आरक्षित है, तो 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई सीट नहीं है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बाबू श्यामलाल। स्टार्टिंग में प्यारे दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 दिसंबर 1900 बताइए 85 या 84, कमेंट कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इस डेट को स्थापना हुई थी आपकी कांग्रेस की। कांग्रेस स्टार्टिंग में जब हमें अंग्रेज़ों से एक फ्रीडम चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी, तो उसके लिए बनाया गया था कि यह एक गठन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हर साल इसका एक अधिवेशन लेंगे। अधिवेशन का मतलब है मीटिंग करेंगे और हम रणनीति बनाएंगे कि हम अंग्रेज़ों से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यह गठन इतना बड़ा बन गया कि इसने राजनीतिक रूप ले लिया और यह तब से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आ गया, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और इसी से बाकी जो अन्य राजनीतिक पार्टियाँ हैं वह भी निकली है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। तो कांग्रेस के हर एक साल अधिवेशन होते थे, तो जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसका प्रतिनिधित्व हरियाणा की तरफ से बाबू श्यामलाल ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, हरियाणा में बुआ कुमारी मंदिर है वह कहाँ पर है? तो यह है प्यारे दोस्तों आपका हांसी में। और हांसी कहाँ पर है? आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और हिसार को उस तरफ क्या लग जाता है आपका, क्या राजस्थान टच करता है या नहीं करता? अगला प्रश्न हमारा, जहाज कोठी कहाँ पर है आपकी? यह भी हिसार के अंदर है और हिसार आपका सबसे बड़ा जिला था। कब? 1966 में क्षेत्रफल में, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट जो कि आज भी है 7, लेकिन आज सबसे बड़ा जिला कौन सा बन चुका है? सिरसा। क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूँ, सर सादी लाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? 1909 में दी गई थी। और 1909-10 में ही हरियाणा पर अंग्रेजों का, पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो चुका था। 1909-10 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, सर सादी लाल को राय बहादुर की उपाधि, यह जो कुछ उपाधियाँ थी, जैसे सर की उपाधि हो गया, राय बहादुर की उपाधि हो गई, ये क्या होती थी? मतलब कि जैसे सर हो गया, स्पेशली अंग्रेजों के द्वारा कुछ उपाधियाँ दी जाती थी। ठीक है, तो 1909 में क्या किया गया था? यह उपाधि दी गई थी। और 1909-10 में क्या हुआ था? समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। और 1857 में क्या किया गया था? जब क्रांति हुई तो इसके बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। किस किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है? तो आसीगढ़ का किला है, उसको तलवारों का किला भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको भी आप डबल ट्रिपल मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के प्रथम राजकवि के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उदयभान हंस। देखिए, प्रथम आपसे आ सकता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, तो और भी काफ़ी चीज़ें जो कि आपकी प्रथम या पहली आ सकती हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए। और उसके ऊपर मैं पहले से ही एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। पटौदी तहसील है कहाँ पर है? आपकी गुरुग्राम के अंदर है। और वही गुरुग्राम जिसको हम क्या बोलते हैं, सपनों की नगरी गुरुग्राम को बोला जाता है। काफ़ी एक महंगा शहर है। स्थापना हुई थी आपकी 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम की। और एक काफ़ी लेजेंडरी शहर है, एक काफ़ी महानतम शहर है गुरुग्राम। इसका गुड़गांव भी नाम किया गया था, लेकिन बोलते हैं कि गुरु का गांव है, गुरु को दान किया गया था, तो इसी वजह से इसका दोबारा से नाम गुरुग्राम रख दिया गया है। जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन 9 फरवरी या मार्च में डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है? तो रामबड़ा गांव है कोई तहसील गोहाना के अंदर, क्योंकि गोहाना कहाँ पर आपका? सोनीपत के अंदर। ठीक है, ये रबड़ा है ये प्यारे दोस्तों, रामबड़ा, क्योंकि मैंने तो ये सुना नहीं। यदि उस तरफ से कोई है तो प्लीज़ करेक्ट करके बताइएगा कि ये रबड़ा गांव है या रामबड़ा गांव है या कुछ और है। प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्ताना की कब्र कहाँ पर है? तो कैथल के अंदर है। मैंने पहले ही बता दिया था कि सन 1236 में क्या करती है ये। देखिए, गुलाम वंश था एक प्यारे दोस्तों। ठीक है,
गुलाम वंश की यह शासिका हुई है। 1236 में यह क्या करती है, गद्दी पर बैठती है और 1240 में इसके भाइयों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो थोड़ी सी इसके बारे में स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि आगे भी शायद कोई प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी आपसे इससे कभी कभार कोई पूछ भी ले, तो ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, होता यह है कि अब जो उसके भाई थे वह नहीं चाहते थे कि कोई भी लेडीज या कोई भी लड़की गद्दी पर बैठे, क्योंकि आज के टाइम पे भी रूढ़िवादियाँ या रूढ़िवादी पद्धति है। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि एक ऐसी परंपरा जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि पहले लड़कियों को पढ़ने का मतलब पढ़ाई नहीं जाती थी लड़कियां, अधिकार तो चलो खैर क्या बोले कि लड़कियां घर में ही रहेंगी, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें करेंगी, पढ़ेंगी नहीं। तो जो ये एक पैटर्न चलता रहा था, तो उसी पद्धति को बोलते हैं हम रूढ़िवादी। मतलब यह काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही पद्धति है। तो वैसे ही क्या किया था कि गुलाम वंश था, उसकी एक लड़की, एक महिला जिसका नाम था रजिया, तो वह गद्दी पर बैठ जाती है, क्योंकि जो उसके भाई थे, उनके पिता की मृत्यु के बाद जो उनके भाई थे वह शायद गद्दी के लिए उतने लायक नहीं थे, उनको एक अच्छे शासक के रूप में शायद नहीं देखा जाता, तो इस वजह से वह गद्दी पर बैठ जाती है। लेकिन उसके ही भाई यह नहीं चाहते थे कि हमारा वंश यह आगे लेकर जाए, क्योंकि वह एक लेडीज थी। तो 1236 में तो बेचारी वह गद्दी पर बैठती है और 1240 में क्या करते हैं, उसके भाई और उसके दोस्त मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब वह और उसका पति अल्तुनिया इसके पति का नाम है, कैथल के पास थे वो उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी रियासत होती, जैसे पटियाला आना जाना रहता था, तो उस टाइम पर उनकी हत्या कर दी जाती है। और जहाँ पर हत्या हुई माना जाता है कि वहाँ पर ही उसकी कब्र है। कहाँ पर, कैथल के अंदर है। अभी आज के टाइम पे वह कब्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने खुद विजिट भी किया है, आते जाते देखते भी हैं, क्योंकि मैं भी कैथल डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, तो देखते भी हैं। झरझर हालत, यानी कि बिल्कुल ही ख़राब हालत में वह है। पता नहीं वह पहले कैसे दिखती थी, लेकिन आज विलुप्त हो चुकी है। गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है, तो गुग्गा नौवीं। यहाँ पर जो 9वीं होती है, 9वें दिन ही वह लगती है। और जो आपका दशहरा होता है 10, यानी 10 आ गया तो विजयदशमी जिसको हम बोलते हैं, दसवीं आ गया, तो 10वीं यानी 10वें दिन वो लगता है। तो 9वां और 10वां दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव धरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह स्थित है, तो हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन। इसको भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा जब भी बात आती है आपकी नारनौल। तो नारनौल आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है, और 22 जिलों में से महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका खुद के अंदर हेडक्वार्टर ना होकर नारनौल के अंदर है। अगला प्रश्न, गुरुग्राम में स्थित मातला शीतला जो देवी मंदिर है उसका निर्माण महाराजा भरतपुर द्वारा कब करवाया गया था, 1650 में करवाया गया था। सीता मातला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, या अभी तक वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फेसबुक और इंस्टा और काफ़ी सारे दोस्त पे जहाँ पर देखते हैं उनको कि वो एक अच्छा मंदिर है, जितना बड़ा है कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। सोनीपत, रोहतक उस तरफ के लोग थोड़े ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो बताइए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, यानी एक अकेले राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। अलग किससे हुआ, पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाले साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से, तो कुश्ती खेल से है। यह भी एक रूढ़िवादी सोच थी कि लड़कियां खेल नहीं सकती, तो साक्षी मलिक खेली, और भी बहुत सारी लड़कियां खेली हरियाणा के अंदर। स्पेशली बात करूँ गीता फोगाट, और अब तो और भी बहुत ज़्यादा लड़कियां, और कि लड़कियां रेसलिंग नहीं कर सकती, कुश्ती नहीं कर सकती। तो कुश्ती करना एक अलग बात, लड़कियां खेलना एक अलग बात, उसमें कुश्ती करना दूसरी बात, और उसमें ओलंपिक तक पहुँचना सबसे बड़ी बात, और उससे बड़ी बात कि कोई मेडल लेके आना। तो हमें नाज है हमारी बहनों पर कि काफ़ी एक इंस्पिरेशन का कार्य वो कर रही है। अगला प्रश्न, रोहतक में स्थित लाल मस्जिद, इसका प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली द्वारा कब बनाया गया। इसको बनवाया किसके द्वारा गया था,
प्रसिद्ध व्यापारी थे एक हाजी आसिक, इसके द्वारा बनाया गया था सन 1939 के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ पर है? तो कैथल के अंदर है। कैथल के अंदर ही आपका नीम साहिब गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा है आपका। और आपका जो अभी खबर भी बताई है कि एक रज़िया सुल्ताना बेगम और हनुमान नगर इसको बोला जाता है, नवग्रह कुंड भी इसी के अंदर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैथल भी। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? मॉरिशस देश का भी नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, और ऐसा सम्मान, नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले ये देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। फल्गु ऋषि का मेला कहाँ पर लगता है? कैथल जिला है जिसमें फरल गांव है, यह मेला लगता है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में ऊपर बताया। चुनाव पत्र कहाँ से मिलता है? हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़। वही महेंद्रगढ़ जिसको 3 तरफ से राजस्थान ने घेर रखा है, वही महेंद्रगढ़ जिसमें हमारी जो अरावली रेंज है उसकी सबसे ऊँची चोटी अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्रो, जिसकी ऊंचाई है 642 या 652 भी आपको मिल सकता है मीटर में। और यदि मैं शिवालिक की बात करूं तो आपकी रहेगी पंचकूला के अंदर 1514 मीटर, और आपकी क्रो रहेगी प्यारे दोस्तों आपकी पंचकूला के अंदर 1514 मीटर। और जो वो रहेगी आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर, वो आपको उसका नाम नहीं पूछा जाएगा, क्रो माफ़ कीजिएगा क्योंकि क्रो पंचकूला में है तो उसका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते, तो महेंद्रगढ़ है आपका। ठीक है, महेंद्रगढ़ को 3 तरफ से राजस्थान ने घेर रखा है, और ढोसी की पहाड़ियाँ भी वहीं पर है आपका। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं? काफ़ी डिटेल में ऊपर प्रश्न आपको करवा चुका हूँ। तो 3 चिड़ियाघर हैं, पीपली के अंदर, रोहतक के अंदर, भिवानी के अंदर, और यह रहा पूरा डेटा भी। सबसे पुराना है आपका भिवानी के अंदर 1982-83 में इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, और दूसरा आपका चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र के अंदर 1985-86 इसी साल में आपका रोहतक भी बन गया था। प्रदेश में मेयर के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट परवीन बत्रा ने जीती है, बीजेपी से ये कैंडिडेट थे, 3,16,852 वोटों से जीते हैं। ठीक है, मेयर के चुनाव में। हरियाणा में किस जिले में जामुनी तीर्थ है? तो एक जामनी गांव भी है, शायद वही हो जहाँ पर तीर्थ है, मुझे तीर्थ के बारे में नहीं पता, आप बताइएगा अगर कोई उस तरफ से जुड़ा है। तो डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर है ये, और डिस्ट्रिक्ट जींद आपका कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, और सबसे छोटा जिला था तब ये बना था। जयंत नगरी, दूध नगरी, इसी को बोला जाता है, किसको? जींद को। भारत देश की पहली महिला विधि सचिव अंजू उराठी राणा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल मार्क कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न, देश की सबसे सफ़ेद चीनी किस मिल ने बनाई है? तो यमुनानगर शुगर मिल है, उसने बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रदूषण मुक्त हरियाणा कब हो जाएगा? सरकार ने टारगेट दिया 2030, 2030 तक का। अच्छा, हरियाणा के अंदर मेट्रो भी आ चुकी है, आपको पता ही होगा कि करनाल तक मेट्रो को पास कर दिया गया है, वह भी लगभग आपका 2030 तक ही आ पाएगी। चमड़े की सफाई का कार्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? वेरी वेरी, चमड़ा साफ होगा जी डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर, और चमड़े का उद्योग फरीदाबाद के अंदर, लेकिन लिबर्टी शूज़ आपके करनाल के अंदर। ठीक है, जींद आपका बना था 1966 में, फरीदाबाद आपका बना था 1979 में, और करनाल आपका बन गया था 1966 में। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न याद किया करो। किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2006 जो साल था उसको शिशु बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। 22 भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में भारत के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन उनमें से जो आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा हमारे संविधान में लिखित रूप से नहीं है कि ऑफिशियली लैंग्वेज होगी, लेकिन फिर भी इंग्लिश में ही संविधान को लिखा गया है। हरियाणा के गठन के समय प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मेहर सिंह थे 1966, जिसके ऊपर अभी बात भी कर चुके हैं। देश का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर है? आपका पंचकूला में अभी बनाया जा रहा है, बनना नहीं है, बनाया जा रहा है। नदियों के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया, एक तरफ यमुना, दूसरी तरफ घग्गर। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी आपकी यमुना नदी, 326 या 320 भी आ सकते हैं कहीं पे। देश का सबसे ऊंचा पक्षी घर करा चुका 71 फीट का है, जयंतपाली में। राज्य का प्रथम पुरुष फिल्म अभिनेता कौन था? तो जगत झाकड़ थे ये, जगत झाकड़। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जगत झाकड़ जी कहाँ से थे? झज्जर, और वही झज्जर जिसके नाम पे विधानसभा सीट है। गीता भुगल जी यहाँ से चुनाव लड़ती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15/7/1997। ठीक है, ओके। और जगत झाकड़ एक फिल्म थी आपकी 1984 में बनी थी प्यारे दोस्तों, चंद्रावल। ठीक है, चंद्रावल फिल्म हमारी पहली सफल फिल्म थी। ठीक है, पहली सफल नहीं बल्कि सफलतम लिखी है,
सफलतम फिल्म थी कौन सी? चंद्रावल। कब बनी थी प्यारे दोस्तों? 1984 के अंदर यह बनी थी। जगत जाखड़ इसमें हीरो थे और डिस्ट्रिक्ट जज्जर से ये आते हैं। अभिनेत्री कौन थी या फिर हीरोइन कौन थी? उषा शर्मा। 2025 में हरियाणा राज्य में कौन से सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ? 38वां, क्योंकि शुरुआत हुई थी इसकी 1987 से, अब 2025 है और एक बार यह नहीं लगा, कब? 2021 में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उसका सचिव किसे नियुक्त किया गया? अभी डॉक्टर मनीष नागपाल को। देश के पहले विश्व शांति केंद्र की शुरुआत आपके गुरुग्राम में की जाएगी। 1966 में इसका गठन किया गया था या फिर एक जिला बनाया गया था। हरियाणा वास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में स्थापना की गई थी। चौधरी बंसीलाल जो कि हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे और अब नायब सिंह सैनी ने इसको खत्म कर दिया गया, ये 11वें मुख्यमंत्री हैं। HSVP में इसको मर्ज कर दिया गया और 1 अप्रैल से यह बोर्ड खत्म हो जाएगा। HSVP के अंडर ही इसका सारे कार्य होगा। हरियाणा प्रदेश का सबसे सिंचित जिला, सबसे सिंचाई वाला जिला सिरसा, और वही सिरसा, बताइए सिरसा, वही सिरसा जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 1975 के अंदर। ओके, वही सिरसा जो आपका पंजाब को भी लगता है और आपका राजस्थान को भी लगता है। वही सिरसा जिसमें आपका जो एरिया है वह सबसे क्षेत्रफल है जो सबसे बड़ा है, जनसंख्या में सबसे कम है और कितने व्यक्ति रहते हैं? 303 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें व्यक्ति रहते हैं। और सिरसा सिख भी सबसे ज़्यादा है इसमें। गीता जयंती की शुरुआत की गई थी। अच्छा, लगता कहाँ पर है गीता जयंती का मेला? के यूके यानी कि कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन होता है। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसको 2002 से इसको मनाना शुरू किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से। असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार के अंदर है ये, लेकिन पूछ ले जाए असव स्टालिन केंद्र तो वह रहेगा टोहाना, और टोहाना आपका आता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। और फतेहाबाद आपका कब बनाया गया बताइए? फतेहाबाद बनाया गया था आपका झज्जर के साथ, कब? 1997 में। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट और जस्ट आपको बोला था कि 101 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन यदि आप एक एक प्रश्न नोट करते चल रहे हैं तो आपके 500 प्लस प्रश्न हो चुके हैं। जस्ट आपका 60 और 61 मिनट में, यानी कि लगभग हमने 1 मिनट में 7 से 8 प्रश्न करने का यहाँ पर कार्य किया है। ठीक है। तो अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देने का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1-2 प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में छोड़े हैं, जैसे कि उसका जवाब आंसर डी नहीं था तो आपको बताना है, एक तो वो, और 1-2 प्रश्न और मैं आपको यहाँ पर दूंगा। लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्तों, जिस भी दोस्त ने इस लेक्चर को पूरा देखने का कार्य किया है, अब आप एक बार यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को उठाकर अब आप खुद देख लो कि आपको कितने प्रश्न और पता लग चुके हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यह लगभग आपके 90% इसमें प्रश्न कौन से हैं? आपके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पीछे पूछे जा चुके हैं। क्योंकि HSSC कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे 1-2% जो आपको डायरेक्टली वही देगा, लेकिन आपके लगभग आपके 20 से 25% प्रश्न ऐसे होंगे जो इन्हीं प्रश्नों, जो आपके पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके आसपास के प्रश्न आपको देगा। जैसे कि CM वाला टॉपिक है मुख्यमंत्री, अगर पहले कभी पूछा गया था कि हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री कौन से थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वही प्रश्न पूछे, तो इसका मतलब यह है कि जो तीसरे मुख्यमंत्री ने कार्य किए तो वह भी पूछ सकता है। तीसरे हमारे थे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, जो कि आपके गोलागढ़ भिवानी डिस्ट्रिक्ट से उनका संबंध रहा है 1970 में। उन्हीं के समय पर हरियाणा में हर गाँव तक बिजली पहुँचने का कार्य किया, किसानों के लिए फुहारा सिस्टम वही लेकर आए, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा एडवांस होकर पढ़ना है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा CET की, या आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा CET के बेस पर होने वाले मेंस की, या आप तैयारी कर रहे हो HTET की, तो यकीन कीजिए आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैंने जस्ट एक कोशिश यही की है कि आपको डायरेक्टली पढ़ाता चलूँ, बीच में लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, यह सब चीज़ें ना बोलूँ, क्योंकि 1 मिनट शायद मैंने आपके पहले भी ली है और 2-3 मिनट अब भी आपको एक मोटिवेशन देने के रूप में, और छोटा सा एक सेशन यह भी हो जाएगा। तो यदि मैं मोटिवेशन की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो मोटिवेशन आज के टाइम पे आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी एज लगभग 18, 20, 22, 23 एक कैटेगरी में यह रखता हूं। दूसरी यह है कि कोई आपका 24 से आपका 35 तक होगा, और कुछ लोग 35 से 42, 43 तक इस YouTube चैनल पर होंगे।
तो देखिए जो पहले हैं वह लगभग स्कूल में होंगे, स्कूल पास आउट कर चुके होंगे, कॉलेज में होंगे, या फिर कॉलेज भी अभी अभी जस्ट उन्होंने पास आउट किया होगा। दूसरे लगभग आपका कोई प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, गृहिणी हो सकती हैं, मतलब जो घर के कार्य कर रही महिलाएं वह हो सकती है, या कोई छोटी सरकारी नौकरी पर भी, या सरकारी नौकरी कोई भी हो उस पर भी हो सकते हैं। तीसरे, इन सभी में एक चीज़ भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो, जैसे कि बहुत कमेंट्स भी आते हैं और बहुत टेलीग्राम पर स्पेशली डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं कि सर मैं 32 साल की हो चुकी हूँ, सर मैं 38 साल का हो चुका हूँ, कब से तैयारी कर रहा हूँ। जैसे टाइम सभी के पास होता है, तो उन्होंने शायद उनका टाइम कहीं और खर्च दिया, या फिर किस्मत उस टाइम पर उनका साथ नहीं दे रही थी, या फिर समय सही नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप जब भी वह बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, आप इस वीडियो पर पहुँचे हो सकता है कि भगवान ने या फिर आपका सिक्स सेंसेस ने काम किया कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात बोली जाए कि आपके दिल पर लगे कि हाँ भाई अब तो करना ही है। तो मैं यह नहीं बोलता कि आप इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, मैं यह बोलता हूँ कि आप इससे भी पढ़ सकते हो। हम भी आपको हरियाणा सीईटी की तैयारी करवाते हैं, हरियाणा एसटेट की तैयारी करवाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब जागो तब सवेरा, पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या बातें बीत जाती हैं, कैसे कैसे हालात हो जाते हैं। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी जाग जाते हैं, आपके पास टाइम बचा है, तो इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिली है, टाइम एक बार ही आएगा। जैसे कि आप 24 साल की ज़िंदगी में एक बार ही हो सकते हो, आप 17 साल के लाइफ में एक बार ही हो सकते हो, बुढ़ापा भी आप पर एक बार ही आएगा। तो आपका जो टाइम है, इसको इधर उधर ना देकर, किसी और चीज़ों में ना देकर अपने आप पर काम कीजिए। अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड और बच्चों के लिए अपने ड्रीम्स देखिए और उस पर आप कार्य करना लग जाइए। पढ़ाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबसे आसान कार्य है। मैं आपको कभी यह नहीं बोलूँगा कि भाई पढ़ाई सबसे आसान कार्य है भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों से पूछ के चलो जो पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता। तो आपके लिए आपने यही मानना है कि ठीक है, पढ़ाई एक आसान कार्य नहीं है, लेकिन पढ़ाई वह कार्य ज़रूर है कि यदि आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो आप कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी ज़रूर ले लोगे। आज छोटी ली है तो कल बड़ी भी ले लोगे। तो वही है, एक मोटिवेशन बनाइए। इसका बस वही है, आपको डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, यानी कि अनुशासन। जैसे कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये काम करने हैं, फिर ये काम करना है, फिर मुझे पढ़ने का टाइम मिलेगा, आज नोट्स बनाने हैं, आज इस टीचर की ये वीडियो देखनी है। आप जिस भी टीचर को पसंद करते हैं, ठीक है। तो प्यारी दोस्तों, द टीचर हरियाणा और हरियाणा जीके वाला टीचर, यह आपके यूट्यूब चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा लाइक कर दो, क्योंकि मैं वीडियो में कभी नहीं बोलता। और लाइक करने का मतलब जस्ट इतना सा है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन दे देता है। मुझे लगता है कि हाँ भाई, कोई ना कोई तो वेट कर रहा है, उसके लिए एक प्यारा सा लेक्चर तैयार कर देता हूँ। और आपको आज का कमेंट मुझे करके यह बताना है कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, कब हुआ था? 1966 में, है ना। तो उस टाइम पर कितने ज़िले थे? 7। तो आपको बताना है कि इन 7 ज़िलों में सबसे छोटा ज़िला कौन सा था? कमेंट करके मुझे बता दो, और पूरा कमेंट करना है कि सर सबसे छोटा ज़िला ये था। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर आपके ऊपर है, आप करो तो किसी अच्छे लोगों को कर भी सकते हो। और वीडियो कैसी लगी, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, दूसरी बात, जो लोग पूछते हैं, जो भाई पूछते हैं कि टेलीग्राम का लिंक, भाई डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और वहीं पर पूरी PDF और जितने भी वीडियोज़ आती हैं सभी आपको वहीं पर मिलेगी। उनको आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।